हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं बैंकों के प्रकार। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के द्वारा आपको आज मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि बैंकों के प्रकार कौन कौन से हैं। आधुनिक युग विशिष्टीकरण का युग है, यानी कि स्पेशलाइजेशन का युग है। और व्यापारी, उद्योगपति, कृषक, सहकारी समितियां, मध्यम वर्ग आदि प्रत्येक की अलग अलग नीड्स होती हैं और इन कारण से एक ही प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था का लाना पूरी तरह से गलत होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंकों की स्थापना इन्हीं आधार पर की गई है, जिससे इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। सुविधा के लिए भारत बैंकों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आइए आज जानते हैं कि भारतीय बैंकों के वो दो कौन कौन से प्रकार हैं जिनमें उन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है आधुनिक बैंक, यानी कि मॉडर्न बैंक। भारत में विभिन्न प्रकार के आधुनिक बैंक पाए जाते हैं। यह बैंक आधुनिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली, इनका वर्क सिस्टम आधुनिक पश्चिमी देशों के बैंकों की कार्यप्रणाली से मिलता जुलता है, यानी कि जो वेस्टर्न बैंक होते हैं उनकी तरह ये कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले व्यापारिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक शामिल किए गए हैं। संयुक्त पूंजी वाले बैंकों को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ये बैंक व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों के विकास के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करता है, लोन देते हैं, धन का स्थानांतरण करते हैं, ग्राहकों को एजेंसी संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं, बिलों की कटौती करते हैं। तो इस आधार पर 14 जुलाई 1969 को 14 और अप्रैल 1980 को 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथियों, ये कितनी इम्पोर्टेंट आपको खबर आपको इस वीडियो के द्वारा मिल रही है। यदि क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इसको जवाब दे सकते हैं कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 14 जुलाई 1969 को। तो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए यहाँ पर हम लाए हैं। आप सभी यहाँ पर एक कॉलम में देख पा रहे हैं कि बैंकों के कितने प्रकार हैं। आधुनिक बैंक में कितने बैंक आ रहे हैं। यहाँ पर 12 बैंक रखे गए हैं, जिसमें दूसरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। यह एक राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक होता है और स्टेट बैंक पर रिजर्व बैंक का अधिकार होता है। देश में स्टेट बैंक की शाखाओं का जाल बिछा हुआ है और ये व्यापारिक बैंकों के सभी कार्य करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक नहीं है या रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है, वहाँ पर यह रिजर्व बैंक के प्रतिरूप के रूप में कार्य करता है, यानी कि प्रॉक्सी का रूप धारण कर लेता है। रिजर्व बैंक का छोटा भाई कहने में इसको कोई दिक्कत भी नहीं है। औद्योगिक बैंक, यानी कि तीसरे नंबर पर इंडस्ट्रियल बैंकों को लिया गया है। औद्योगिक बैंक उद्योगों को मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि पाए जाते हैं और इन बैंकों का कार्य औद्योगिक ऋण प्रदान करना होता है। साथियों, चौथे नंबर पर बैंक है विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। विदेशी विनिमय बैंक देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये बैंक मुख्यतः विदेशी व्यापार का ही अर्थ प्रबंधन करते हैं। इनकी शाखाएं बंदरगाहों पर स्थित होती हैं। और नंबर 5 पर आप देख सकते हैं सरकारी बैंक। 6 नंबर पर आपको मिलेंगे भूमि बंधक बैंक, यानी कि लैंड मॉर्गेज बैंक। इनको भारत में भूमि विकास बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। और ये भूमि को बंधक रखकर यानी कि मॉर्गेज रखकर खेती के विकास के लिए लोन देते हैं। ये 3 साल से 20 साल तक की अवधि के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कृषि यंत्रों को खरीदने, भूमि से सिंचाई साधन के विकास हेतु, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक। देश का सबसे बड़ा बैंक केंद्रीय बैंक होता है। यह प्रत्येक देश में केवल एक ही होता है। भारत में इस बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस बैंक का कार्य देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना होता है, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना होता है और जन कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करना होता है।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और यह बैंक साख पर नियंत्रण रखता है, विदेशी मुद्रा कोष रखता है। बात करें हम अगले 8वें नंबर के बैंक की, तो यह है डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक में ठीक उसी प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे एक बैंक में। यहाँ पर अल्प बचतों को जमा किया जाता है और उन पर ब्याज भी दिया जाता है। 9वें नंबर पर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जिसे RRB भी कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के किसान, भूमिहीन किसानों के लिए की गई है। नंबर 10 पर आता है आपका राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के रूप में आप जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक का मुख्य कार्य है कृषि के लिए पुनर्वित्त करना। भारत में इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इस बैंक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य रिजर्व बैंक के ग्रामीण संबंधी कार्यों का संपन्न करना है। यहाँ पर आपको मैं बतला दूँ, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को 18 महीने से 7 वर्ष तक के लिए मध्यकालीन ऋण प्रदान करना इसका कार्य है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कृषि के लिए राज्य सरकारी बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 18 महीने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। 11वें नंबर पर बैंक है भारतीय निर्यात बैंक, जिसे एक्जिम कहा जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। यह बैंक मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है और यह मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य भी करता है। आप सब यहाँ कार्य भी इसके देख सकते हैं। निर्यात वस्तुओं के उत्पादन हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता देना। यह बैंक निर्यात विपणन यानी कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग हेतु ऋण प्रदान करता है और इसके द्वारा पुनः ऋण की सुविधा भी मिलती है। यह देश के निर्यातकों को गारंटी के तौर पर सुविधा भी प्रदान करता है। नंबर 12 यानी कि अंत में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास बैंक की। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको आपने बहुत बार सुना भी होगा। यह भारत की आवास वित्त की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना सन 1987 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आवास बैंक की अंश पूंजी 200 करोड़ रुपए है, जो कि पूर्ण रूप से रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है। इस बैंक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अनुसूचित बैंकों तथा आवास वित्त संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना तथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर आवास वित्त संस्थाओं की स्थापना तथा उसका प्रवर्तन करना। तो साथियों, ये था बैंकों के प्रकार का एक संपूर्ण सार, जिसको आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जान पाए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को